आज हम एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाने वाले हैं। उसका नाम है एकता स्वतंत्रता समानता। तो हम शुरू करें। एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता, कंठ है करोड़ गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का। चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता, विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का। सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी एक्सीलेंट। नरेंद्र जी, एक कथा शुरू करने से पहले आप दोनों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक तो एकता और स्वतंत्रता जो शिवाजी महाराज के जीवन से झलकने वाले गुण है वो आपके गीत में है, और चरित्र की महानता भी है। हम शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, उससे उनके चरित्र की महानता हमारे मन में ठान जाती है। आपने एक तान से गीत गाया, दोनों के अलग अलग आवाज नहीं आ रहे थे, एक तान से आपने गीत गाया और बहुत ही अच्छा लगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने पिछली बार देखा कि अफजल खान जो कि बहुत ही क्रूर था और शिवाजी महाराज की जान लेंगे ऐसा सोचकर, ऐसा ठानकर आया था, वो पहले तो वाई तक पहुंचा और अभी वो पारगांव में उसकी छावनी लगी हुई है, पारगांव तक वो पहुंचा है। अब केवल 2 घंटे के प्रवास में वो प्रतापगढ़ तक पहुंच सकता है, पैदल प्रवास में। ऐसी स्थिति में वो है और शिवाजी महाराज कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। वो सबसे बातें कर रहे हैं, अपने जो भी सरदार है, सैनिक है, विश्वसनीय लोग हैं, उन सबसे बातें कर रहे हैं कि मैं तो अफजल खान से मिलूंगा, मैंने तो ठान लिया है, भवानी माता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उससे मुझे तलवार प्राप्त हुई है, मैंने तो ठान लिया कि मैं उसको मार दूंगा। लेकिन ये तो लड़ाई है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे क्या करना है? संभाजी राजे तो बहुत छोटे हैं, 2 साल के हैं सिर्फ, लेकिन फिर भी उन्हें राजा बनाकर हम लोगों ने जो हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली है, उस शपथ पे ही आप सबको आगे जाना है, ये सबको बताया और फिर राजे तैयार हो गए। वह 10 नवंबर 10 नवंबर 1659 ये डेट आ गई। इस दिन मिलना था, कहाँ मिलना था? प्रतापगढ़ के नीचे। उसके लिए बहुत बड़ा शामियाना बनाया गया था और उस शामियाने में अमीरी दिखाई गई थी। ऐसा सीधा साधा नहीं बनाया था,
शिवाजी महाराज तो सीधे साधे थे, लेकिन जब ऐसे कार्य रहते थे कि दूसरों की आंखें चमकानी है तो उसके लिए वो कुछ भी करते थे। इसलिए अफजल खान की आंखें चमकानी है, इसलिए उन्होंने ये जो शामियाना है बहुत बढ़िया बनाया था। वहां लगे हुए पर्दे, जड़ जवाहिर, मोतियों की मालाएं वहां लटकी हुई थी। सब कहां से बनाई थी? जो अफजल खान के साथ व्यापारी आए थे, ट्रेडर, उन ट्रेडर से ही लिया था और उसी से सजाया था। अब इस दिन सुबह सुबह अफजल खान तैयार हो गया। उसने साथ में 1500 सिपाही लिए थे। 1500 हशम बोलते हैं उनको। उनके पास बंदूकें थी। आजकल जितनी सोफिस्टिकेटेड गन्स है उतनी तो नहीं थी, लेकिन उस समय भी कुछ टाइप की गन्स थी और वो उनके साथ थी। तो महाराज के वकील वो कहाँ थे? वो महाराज के पास नहीं थे। महाराज के वकील पंताजी ये अफजल खान की छावनी में ही थे। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, 1500 सैनिकों को लेके चल रहे हैं। वो उनके समझ में आया कि इसमें डेंजर है, धोखा है। वो तुरंत अफजल खान के वकील के पास गए। उन्होंने कहा कि अरे हम इतने सैनिक लेकर जाएंगे तो क्या शिवाजी महाराज नीचे आएंगे गढ़ से? नहीं, इतने सब सैनिक देखेंगे वो डर जाएंगे, ऊपर के ऊपर चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं नीचे। वकील ने अफजल खान को बताया कि ये ऐसे कह रहे हैं। वो बोला अरे कितना डरता है तुम्हारा शिवा, इसमें क्या डरने की बात है? मैं तो उन्हें लेके जाने वाला हूँ बीजापुर, डरना क्या है उसमें? फिर भी पंताजी नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे राजा बहुत घबरा गए हैं, इसलिए आप इन सबको यहीं रखिए, तभी वो नीचे आएंगे। तो अफजल खान को मानना पड़ा। उन सभी 1500 लोगों को वहीं रखा और सिर्फ 10 लोगों को, जैसे कि तय हो गया था, 10 लोग और वकील, इनको लेके अफजल खान निकला। वो खुद पालकी में बैठा था। ऐसे सब वहां से निकले और सुबह ही वहां से निकल के वो प्रतापगढ़ के पास आके पहुंच गया। उसने शामियाना देखा, यहाँ इतनी सारी कीमती चीजें लगी है। उन्होंने पंताजी को पूछा, आपका ये सामान्य सरदार शिवा बागी, इसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? ये सब कहां से खरीदा उसने, किस पैसे से खरीदा? पंताजी बोले, खान साहब कहीं से भी खरीदा हो, ये सब तो अब आपकी शरण में ही आने वाला है। ये सब तो आपको ही भेंट किया जाने वाला है, तो अभी उसके बारे में आप क्यों सोचते हैं? खान को अच्छा लगा, देखो कैसे शरण में आ गए हैं। अब वो राह देखने लगा। उसे लगभग 2 घंटे राह देखनी पड़ी। क्यों? शिवाजी महाराज ने यह तय ही किया था कि खान को राह देखनी पड़नी चाहिए। कभी भी किसी को राह देखनी पड़ती है तो उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती है, वो गलती करने लगता है। इसलिए शिवाजी महाराज का ये प्लानिंग ही था कि उसको राह देखनी पड़नी चाहिए। शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे? शिवाजी महाराज भगवान शिव की अर्चना कर रहे थे। उन्हें भगवान शिव पे सबसे ज्यादा भक्ति थी। उनके घराने के दैवत भी भगवान शिव ही थे। वो शिव की पूजा कर रहे थे, गो पूजा कर रहे थे, दान धर्म कर रहे थे। ये सब करके फिर वो नीचे आने के लिए जो पहनावा करना था, ड्रेस पहनना था, उसकी तरफ मुड़े। ऐसा क्या स्पेशल ड्रेस था? उन्होंने खास एक उसके लिए ड्रेस बनवाया था। वो था लोहे का, मतलब अंदर से लोहे का ड्रेस, मतलब कवच बोलते हैं इसे, लोहे का कवच जो उन्होंने अपने शरीर पे पहना हुआ था। आजकल हम हेलमेट पहनते हैं, वैसे उन्होंने सर पे भी एक लोहे का हेलमेट अंदर से पहना था और उसके ऊपर उनका हमेशा का जो जिरेटोप बोलते हैं वो ऊपर से बांधा हुआ था। शरीर पे कवच, लोहे के कवच के ऊपर उनके कपड़े थे।
इसलिए अंदर लोहे का क्या पहना है ये बाहर से नहीं दिखता था, छिपाया हुआ था। ये सब पहनकर फिर शिवाजी महाराज ऊपर से निकले। वो कितने सावध थे, अलर्ट थे। वो ऊपर से निकल के तुरंत शामियाने के अंदर नहीं चले गए। उन्होंने एक जगह तय की थी जो शामियाने से थोड़े दूरी पर और थोड़ी ऊंचाई पर थी, जहां से शामियाने के अंदर क्या है वो दिखाई दे रहा था। शामियाना तो उन्होंने ही बनाया था, इसलिए क्या क्या होना चाहिए, कहां से क्या दिखना चाहिए, ये सब उन्होंने ही तय किया था। तो पहले आके वहां रुके, उन्होंने देखा कि बाकी जो सैनिक है और वकील है, सैयद बंडा है, कौन कहां खड़ा है। शामियाने के अंदर वकील तो थे ही, लेकिन उनके साथ ये सैयद बंडा भी था। अब सैयद बंडा तलवार लेके अगर वहां पे खड़ा है तो शिवाजी महाराज के ध्यान में आया कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए महाराज ने तुरंत संदेशा भेजा कि आपके साथ वह कौन खड़ा है, मुझे डर लग रहा है। पहले से ही शिवाजी महाराज हमेशा बोल रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। पंता जी ने तुरंत समझाया, देखिए महाराज को डर लग रहा है, इसलिए इस सैयद बंडा को बाहर भेजिए। अफजल खान ने उसे बाहर भेज दिया। अब शामियाने के अंदर सिर्फ 3 ही लोग बच गए, जो अफजल खान के वकील कृष्णा जी, शिवाजी महाराज के वकील पंता जी और खुद अफजल खान। अब शिवाजी महाराज अंदर आए। जैसे ही शिवाजी महाराज अंदर आए, अफजल खान तो खड़ा ही था। वो दूर से क्रुद्ध होकर उनकी तरफ देखने लगा और उसने कहा कि आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ। अब तक जितने गुनाह आपने किए हैं उन सब के लिए मैं बीजापुर के आदिल शाह से आपको माफी दिलवाऊंगा, आ जाओ। ऐसे करके उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और शिवाजी महाराज आगे आए। जैसे ही वो नजदीक आए, उन्होंने अफजल खान ने उन्हें पास लिया। जैसे ही वो पास आए, देखिए अफजल खान तो बहुत बड़ा था, ऊंचा था। शिवाजी महाराज की कद कम थी, इसलिए शिवाजी महाराज का जो सर है वो उनकी छाती तक ही आया। और ऐसे वो मिले। ऐसे मिलने के बाद तुरंत अफजल खान ने अपना बायां हाथ उठाया और महाराज के सिर के ऊपर दबाया और उनका सिर अपनी बगल में ले लिया। अब महाराज का सिर उसकी बगल में पकड़ा गया था, वो हिल नहीं सकता था। महाराज देख नहीं सकते थे कि ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि उनका मस्तक नीचे था। इसी क्षण अफजल खान ने, जो कि उसके मन में था, पहले से जो तय करके आया था वो उसने किया। उनके पास, अफजल खान के पास जो कट्यार थी वो दाहिने हाथ से उसने निकाली और शिवाजी महाराज के पीठ में भोंकी। ये उनके महाराज के शरीर में घुसी क्या? अगर शिवाजी महाराज अलर्ट नहीं होते, वो अगर लोहे का कवच नहीं पहनते तो वो जरूर घुस जाती और वही महाराज का अंत हो जाता। लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। उन्होंने जो लोहे का कवच पहना था उसकी वजह से वह कट्यार, मतलब बड़ा छुरा, वो सिर्फ लोहे के कवच तक गया और वही आवाज आने लगी उसकी। महाराज को दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन उनके समझ में आया कि क्या हो रहा है, अपने पीठ के ऊपर आघात हो रहा है। उनके पास भी एक हाथ में बाघ के नकेल थे, वो छिपे हुए थे उंगलियों में। उन्होंने उस बाघ नकेल से अफजल खान की पीठ पर आघात किया। उससे अफजल खान को कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन अफजल खान थोड़ा विचलित हो गया और उन्होंने हाथ में एक छोटा सा छुरा, जिसे बिछुआ बोलते हैं, वो छिपाया था, वो निकाला और अफजल खान की पेट में घुसेड़ दिया।
बहुत जोर लगा के घुसेड़ा और बाहर निकाला, तो अफजल खान के जो आंत रहते हैं, इंटेस्टाइन, वो उस बिचवे के साथ बाहर निकल आए। शिवाजी महाराज ने एक बार ही घुसाया होगा क्या? नहीं ना, एक बार, दो बार, जितने उन्हें शक्य हुआ, संभव हुआ, उतनी बार उन्हें घुसाया होगा। और अफजल खान के सब इंटेस्टाइन, आंतड़े बाहर आ गए। उसे दर्द होने लगा। उसने अपना हाथ जिससे महाराज को पकड़ के रखा था, वो आराम से पड़ गया और वो अपने जो आंतड़े बाहर निकले थे उसको वो दबाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर सैयद बंडा, जो शामियाने के पास ही खड़ा था, वो अंदर घुस आया। शिवाजी महाराज पर भी आघात हुआ था, इसलिए वो झुके हुए थे। सैयद बंडा आ रहा है, ये उन्हें दिखाई नहीं दिया, वो खुद झुके हुए थे। और सैयद बंडा ने देखा कि अपने मालिक के ऊपर आघात हो गया है, इसलिए उसने तलवार निकाली और वो शिवाजी महाराज की गर्दन छाटने के लिए वह तलवार चलने लगी। अपने लोग क्या चुप बैठे हुए थे? ये सब जो चल रहा है वो जीवा महाला, जो शिवाजी महाराज का एक सैनिक था, मावड़ा था, वो भी देख रहा था। वो भी झट से शामियाने के अंदर घुस गया और सैयद बंडा का जो हाथ तलवार लेकर शिवाजी महाराज के ऊपर उठ गया था और ये तलवार अभी शिवाजी महाराज के गर्दन पे चलने वाली थी, उस हाथ को ही उसने उड़ा दिया। अब शिवाजी महाराज को ध्यान में आया क्या हो रहा है। तभी कृष्णाजी भास्कर ने भी उनके ऊपर चाल कर दी। शिवाजी महाराज ने उनको समझाया कि आप ये मत करो, फिर भी वो नहीं माने, तो महाराज ने उन्हें भी मार दिया। अब दोनों के पास 10-10 सैनिक थे। उन सैनिकों में लड़ाई छिड़ गई और अपने सैनिक इतने शूर थे कि देखिए, अफजल खान के सारे सैनिक मारे गए, अपना एक भी सैनिक मावड़ा मारा नहीं गया, सब जिंदा बच गए। अब अफजल खान क्या कर रहा था? अफजल खान अपने पेट पे, अपनी जख्म पे हाथ रखकर वो शामियाने के बाहर निकला था। उसकी जो पालकी वहां खड़ी थी, उस पालकी में बैठने की कोशिश कर रहा था। हमारे लोगों ने देखा, वो वहां गए और पहले तो क्या किया, पहले जो पालकी उठाने वाले हैं, जिसे कहार बोलते हैं, भोई बोलते हैं, पहले तो उनपे हमला किया। उन्होंने पालकी छोड़ दी और फिर अफजल खान की गर्दन काट दी। अभी तक जो जख्म हुए थे वो सिर्फ पेट के ऊपर थे, लेकिन अब उसकी गर्दन काट दी और वो जो मस्तक लेके वो किले की तरफ बढ़े। शिवाजी महाराज तो पहले ही ऊपर चढ़ने लगे थे, उनके पीछे पीछे ये भी ऊपर जाने लगे। अब पराक्रम दिखाने की जो बारी थी वो शिवाजी महाराज के सैन्य की थी, उनके फौज की थी। वो कहां थी? ये फौज सवेरे सवेरे जब अंधेरा ही था तब पूरे रास्ते में छिप गई थी। लगभग 6-7 घंटे वो जहां थे वहीं पे छिपकर बैठे हुए थे। कहां थे ये? जो वापस जाने का रास्ता था, जहां पे अफजल खान वापस जाएगा या अफजल खान की सेना वापस जाएगी, उस पूरे रास्ते में अपने मावड़े, अपने सैनिक छिपे हुए थे। 6-7 घंटे एक जगह पे, शत्रु को कुछ भी पता न लगे इस तरीके से बैठना क्या ये आसान है? लेकिन वो सब शिवाजी महाराज के सैनिक थे, इसलिए उन्होंने ये भी किया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि अब अफजल खान मारा गया है, वो सब अपनी जगह से बाहर निकले और शत्रु पे हमला कर दिया। जो भी जहां मिला उसे काट डाला। शत्रु को समझ में नहीं आ रहा था, वो तो ऐसे आराम में थे कि अब अपने खान साहब
शिवाजी को मार देंगे और फिर अपनी जीत ही जीत है, फिर हमें किले पे जाना है, संपत्ति मिलने वाली है। ये सब सपने वो देख रहे थे, वो सब सपने एक साथ टूट गए, क्योंकि ये जो पारगांव की छावनी है वहां तो पहले खबर आई कि खान साहब मारे गए हैं। अब क्या करना उन्हें सूझ नहीं रहा था, तभी माड़ों ने उन पर हमला कर दिया। सब लोग काटे जाने लगे। कुछ लोग वहां से भागे, जिसमें फाजल खान, अंकुश खान ये भी थे। कहां भागे? वाई की तरफ, क्योंकि उनकी बड़ी छावनी वाई में थी। उसे भी बचाना जरूरी था, वाई की छावनी को उन्हें भी बताना जरूरी था। इसलिए वो सब वहां से निकले और वाई की तरफ दौड़ने लगे। बीच में अंधेरा हो गया, अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उन्हें मिला प्रताप मोरे। प्रताप मोरे नाम का एक मराठी सरदार था जो उनकी सेवा में था। वो मिल गया, उसने बताया कि मैं आपको राह दिखाता हूं, चलिए हम वाई तक जाते हैं। रात के अंधेरे में सब लोग वहां से वाई तक पहुंचे। सुबह सुबह वो पहुंचे और उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, अभी भागो। असल में उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी। वाई में उनके पास बड़ी सेना थी, हथियार थे, घोड़े थे, सब कुछ था। उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी। अगर वो लड़ने के लिए डटकर खड़े रहते तो महाराज के लिए भी मुश्किल था, लेकिन वो डटकर खड़े नहीं रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अगर अफजल खान मारा जाता है तो उसे मारने वाला कितना खतरनाक होगा। इसलिए वो सब भागने लगे। जितना भी सामान मिला वो लेकर भागने लगे। यहाँ नेताजी पालकर उनके भागने से पहले वहां हमला करने वाले थे। ऐसे ही तय हो गया था कि पारगांव में हमला करने वाले अलग लोग थे, वाई में हमला करने वाले अलग लोग थे, लेकिन नेताजी थोड़ी देरी से पहुंचे। इसलिए ये सब फजल खान, अंकुश खान ये सब वाई से भाग सके। सामान तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन खुद भाग गए। उनके पीछे नेताजी लग गए, लेकिन सासवड़ तक जाने के बाद भी वो नहीं मिले, इसलिए वो वापस आ गए। जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज वाई में पहुंच गए थे। शिवाजी महाराज इतना बड़ा काम करने के बाद क्या प्रतापगढ़ में रुके थे? नहीं, महाराज पहले तो गढ़ पर गए, सबको सूचनाएं दी। अफजल खान का काटा हुआ सिर जो उनके पास आया वो लोहे के एक पिंजरे में डालकर उन्होंने अपने माताजी के पास, जिजाऊ के पास भेज दिया राजगढ़ पे, और खुद आगे पराक्रम करने के लिए निकले। ये क्या पराक्रम था? अफजल खान जब आया तब उसने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के आसपास के क्षेत्र में जितने भी किले थे उन सबको पत्र लिखे थे कि आपके यहाँ थोड़े सैनिक रखकर बाकी सब सैनिक मेरे पास भेज दो। तो सब सैनिक वाई में आ गए थे। इसलिए शिवाजी महाराज के पास यह गुप्त सूचना, इंफॉर्मेशन ये आ गई थी कि किसी किले पर ज्यादा सैनिक नहीं है। तो यही मौका था कि शत्रु के जो भी स्थान है, किले है, वो एक साथ ले सकते थे। इसलिए जैसे ही वो वाई में आए उन्होंने अपनी सेना के 3 भाग कर दिए। एक दोरोजी करके सेनानी थे, सेनापति, उनको पश्चिम में भेज दिया। कहां तक? राजापुर तक। उनका काम था कि पश्चिम में जाना, जहां भी खान के कोई सैनिक हो, ठिकाने हो, उनको परास्त करना। और राजापुर में समुद्र में अफजल खान की कुछ नौकाएं थी जिसमें पूरा उसका माल भरा पड़ा था, वो कब्जे में लेनी है। ये जिम्मेदारी दोरोजी के ऊपर थी। पूर्व का जो क्षेत्र है वो नेताजी पालकर के ऊपर थी और वो खुद दक्षिण की ओर चले। ये तीनों ने
तीनों क्षेत्रों में जो भी आदिल शाह के ठिकाने थे उनको परास्त करना शुरू किया। सासवड़ हो, सुपे हो, शिरवड़ हो, यह सब जो अफजल खान ने अपने कब्जे में लिया था वो सब शिवाजी महाराज ने वापस लिया। और सिर्फ वापस लेके वो रुके नहीं, वो प्रतापगढ़ से लेके पन्हाड़ा किले तक वो खुद गए और बीच का पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। वो पन्हाड़ा तक तो पहुंचे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि ये जो फाजल खान है ना, ये फाजल खान तब तक विजापुर पहुंच गया था। वहां उसने बड़ी बेगम को सब बता दिया था। बड़ी बेगम को भी बहुत गुस्सा आया था और उसने फाजल खान को 10,000 नए सैनिक दिए थे। किस लिए? अपने पिताजी के खून का बदला ले लो। शिवाजी ने उन्हें मारा है, आप उन्हें मार दो। फाजल खान भी बड़ी बड़ी बातें करके, जैसे अफजल खान ने बड़ी बातें की थी, वैसे ही बड़ी बातें करके 10,000 की सेना लेकर फाजल खान पन्हाड़ा की तरफ निकला। वो पन्हाड़ा की तरफ पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज ने राह नहीं देखी। उन्होंने क्या किया? अपनी एक 5,000 की फौज ली और वो फौज फाजल खान की तरफ छोड़ दी। आप सोचिए, फाजल खान की 10,000 की सेना और शिवाजी महाराज की 5,000 की सेना, विजय किसकी हुई होगी? फाजल खान की। क्योंकि 10,000 की सेना है, विजय होने चाहिए। और ये कोई किले की लड़ाई नहीं थी। अगर पहाड़ी मुल्क में होती तो शिवाजी महाराज के लिए आसान था। ये तो पहाड़ी मुल्क की लड़ाई नहीं थी। फिर भी जब ये लड़ाई हुई तो शिवाजी महाराज की सेना विजयी हुई। फाजल खान दोबारा भाग गया। अब शिवाजी महाराज मिरज नाम के गांव तक पहुंचे। वहां भी छोटा किला था, जिसे भुईकोट किला कहते हैं। पहाड़ी किला नहीं था, एक गांव की या एक नगर का ऐसा वो किला था। तो शिवाजी महाराज ने ये किला लेने की कोशिश शुरू की। अब क्या हो गया था? अब ये फाजल खान दोबारा विजापुर पहुंचा था। अब बड़ी बेगम के ध्यान में आया कि शिवाजी को मारना, उसे पकड़कर लाना इतना आसान नहीं है। अब तो पन्हाड़ा भी अपने पास नहीं है। इसे अभी रोकना तो जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई अच्छा खिलाड़ी चाहिए। अभी ऐसा कौन था बचा हुआ? उसके ध्यान में आया कि जो कर्नूल है, कर्नूल में एक सिद्दी था। ये सिद्दी लोग बहुत ही क्रूर होते हैं, लड़ाई में बहुत निपुण होते हैं। ऐसा एक सिद्दी जिसका नाम जौहर था, ये सिद्दी कर्नूल में रहता था। वैसे तो आदिल शाह का सरदार था, लेकिन उनकी अच्छी दोस्ती नहीं थी। वो आदिल शाह की ज्यादा सुनता नहीं था। आदिल शाह को जितना पैसा चाहिए वो तो देता था, लेकिन बाकी उसकी जो आज्ञा है, ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर्स नहीं मानता था। अब आदिल शाह ने क्या किया? उसे बहुत उपहार भेजे, प्रेजेंट्स। ऐसे प्रेजेंट्स लेके आदिल शाह का दूत कर्नूल तक गया। उन्होंने सिद्दी को बताया कि आदिल शाह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने आपको एक काम दे दिया है। क्या है काम? शिवाजी को पकड़ के लाना या उसको मारना। सिद्दी को भी बहुत अच्छा लगा कि अपनी और आदिल शाह की तो बनती नहीं थी। अब उन्होंने हमें कुछ काम दिया है, तो ठीक है, अब चलते हैं। इसलिए सिद्दी उसे 35,000 की सेना मिली। देखिए, हर बार ये सेना बढ़ती गई। फत्ते खान को 5,000 मिली थी, अफजल खान को 12,000 मिली थी। अब सिद्दी जौहर को 35,000, 35,000, 5,000, 12,000, 35,000। शिवाजी महाराज का मूल्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतनी सेना लेकर सिद्दी जौहर निकला। तब शिवाजी महाराज कहाँ थे? मिरज। वो मिरज का किला जीतने की कोशिश कर रहे थे।
तभी उन्हें खबर मिली कि सिद्दी जौहर निकल चुका है और वह कभी भी मिरज पहुंच सकता है। तो अब क्या करना है? शिवाजी महाराज ने तय किया कि अब यहाँ रुकने में कुछ काम नहीं बनने वाला। हम यहाँ लड़ाई कर सकते हैं क्या सिद्दी से? नहीं कर सकते हैं, अपनी सेना तो बहुत कम है, और अगर ऐसे मैदान में हम लड़ाई करेंगे प्लेन में तो अपना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी किले पे जाना चाहिए। कौन से किले पे जाना है? समझो वो राजगढ़ पे चले जाते, वहां पे राजधानी थी, तो क्या होता? सिद्दी जौहर अपनी सेना लेके राजगढ़ तक आ जाता। इसलिए वो पन्हाड़ागढ़ पे गए। क्यों? क्योंकि अगर वो पन्हाड़ा पे जाएंगे तो शत्रु भी पन्हाड़ा पे आएगा, तो अपने राज्य की बॉर्डर तक ही वो आएगा, वहीं रुकेगा, स्वराज्य का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो पन्हाड़ा पे गए। पन्हाड़ा तो नया नया स्वराज्य में आया था, वहां की जो पूरी सिस्टम्स है वो उन्हें मालूम नहीं थी, वहां क्या है कुछ है। फिर भी उन्होंने पन्हाड़ा का आश्रय लिया और वहां पे जो भी खाने का सामान है, लड़ाई का सामान है, वो भरना शुरू किया, क्योंकि सिद्दी जौहर आके पहुंचने वाला था। और जैसे ही वो पहुंचेगा तब हम कुछ भी ऊपर नहीं लेकर जा सकते हैं, इसलिए उसके पहुंचने से पहले ही जो भी सामान है ऊपर लाके रखना है। इसका उन्होंने प्लानिंग किया और वो खुद पन्हाड़ा पे रुक गए। सिद्दी जौहर को बहुत अच्छा लगा कि देखो ये अफजल खान बड़ी डींग मारता था, वो शिवाजी महाराज के हाथों मारा गया, और मैं इतना बड़ा सरदार हूं कि मेरे आने की बात सुनकर शिवाजी डर गया। जो मिरज में रुका था, मिरज का किला जीतने की कोशिश कर रहा था, वो शिवाजी मुझे डर कर चला गया। सिद्दी को बहुत अच्छा लगा। वो आगे आया, वो पन्हाड़ा तक पहुंचा और उसने पन्हाड़े को अपने सैनिकों का घेरा डाल दिया। वैसे तो पन्हाड़ा किला घेरा डालने के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उस घेरे में कई जगह पे घने जंगल थे। इस पूरे किले को घेरना यह आसान नहीं था, लेकिन सिद्दी जौहर भी कसा हुआ खिलाड़ी था और उसके पास सेना भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने घेरा डाल दिया। बीच में कुछ जगह छूट गई थी, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वहां सैनिक नहीं थे, लेकिन ऊपर से किसी को वहां तक उतरना यह भी मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। इसलिए धीरे 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 करके उसने अपने सैनिकों की राहुटी तंबू बना के पूरा क्षेत्र घेर लिया। अब जब इतने सैनिक इकट्ठा होते हैं तो उन्हें खाने की चीजें लगती है, पानी लगता है, जो घोड़े रहते हैं उनका खाना वो भी लगता है। तो उसके सैनिक आसपास के गांवों में लूटपाट करने लगे। वो जाते, गांव में जो भी मिलता वो लेकर इस घेराबंदी में लेके आते, क्योंकि उन्हें मालूम था शिवाजी इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। हमने उसे किले में पकड़ लिया है, वो किले के अंदर है, हम बाहर है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने घेरा पक्का बनाना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने नेताजी को कहां भेजा था? पूर्व में। वो पूर्व में एक एक ठिकाना जीतता हुआ, लूटपाट करता हुआ। सेनापति नेताजी पालकर कहां तक पहुंचा था? वो तो विजापुर तक पहुंचा था। उसकी इतनी तैयारी थी कि सिद्दी जौहर को पन्हाड़गढ़ जाने दो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं विजापुर को ही परास्त करूंगा। जहां पर आदिल शाह है, जहां से सिद्दी जौहर को भेजा गया है, मैं उस विजापुर को ही परास्त करूंगा। उसने कोशिश की, वीरता दिखाई, लेकिन उसे यश नहीं मिला। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि वहां खवास खान नाम का एक पठान था और उसके ऊपर विजापुर के
रक्षण की जिम्मेदारी, इसलिए नेताजी वहां कुछ नहीं कर सका। वो वापस आया। वापस आके उसने क्या किया, ये जो सिद्दी जोहर ने घेरा लगाया था, इस घेरे को तोड़ना है, बाहर से सेना लेकर घुसना है और इस घेरे पे हमला करके उसे तोड़ना है। लेकिन सिद्दी जोहर, उसके पास भी जासूस थे। वो जासूस यहाँ वहां घूमते रहते थे। उन्हें भी पता चला कि ऐसे नेताजी अपनी सेना लेकर आ रहा है। सिद्दी ने अपनी सेना का एक छोटा हिस्सा इकट्ठा किया और नेताजी के ऊपर छोड़ दिया। उनकी और नेताजी की लड़ाई हुई, उसमें नेताजी परास्त हो गए और उन्हें भाग जाना पड़ा। शिवाजी महाराज को ऊपर से आशा थी कि नेताजी कुछ करेगा, इस घेरे को तोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं हो पाया, नेताजी भाग गया। ये खबर शिवाजी महाराज तक आ पहुंची। वो थोड़े निराश हो गए। अब आगे क्या करना है वो सोच रहे थे। अब वो राह देख रहे थे कि अब जल्दी ही बारिश आने वाली है। ये सिद्दी तो कहां से आया है, करनूल से आया है, मतलब पूरा सूखा क्षेत्र है। इनके सैनिक भी सूखे क्षेत्र के हैं, ये थोड़े ही पहाड़ी क्षेत्र के हैं। इतनी बारिश अगर आ जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये घेरा उठाकर चल देंगे, तब हमारी मुक्तता हो जाएगी। इसकी शिवाजी महाराज राह देख रहे थे। तो क्या ऐसे हुआ? जब बारिश शुरू हुई तो क्या हुआ? अब जब अगले शनिवार को शिव चरित्र कथन होगा तब हम यह सब सुनेंगे। धन्यवाद।